एक किसान का बेटा जो सिनेमा हॉल में चौकीदारी करके महीने का सिर्फ 90 रुपये कमाता था, किसको पता था वह किसान का बेटा एक दिन ऐसी कंपनी खड़ी करेगा जिसका टर्नओवर 5,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का रहेगा। सुनने में यह कहानी आपको थोड़ी फिल्मी लगेगी, लेकिन यह सच करके दिखाया है 10वीं पास चंदू भाई ने, जिनके पास एक समय किराए के लिए 50 रुपये तक नहीं थे, लेकिन कैसे वही गरीब लड़का थिएटर में सीट साफ करके, फिल्मों के पोस्टर लगा के और कैंटीन में सैंडविच बेच के आखिर इतना सफल हो गया कि गुजरात की सबसे बड़ी वेफर्स कंपनी बालाजी वेफर्स का मालिक बन गया। तो आज हम इस वीडियो से जानेंगे चंदू भाई ने किन मुसीबतों का सामना करके और अपनी सूझबूझ से जैसे लेस जैसी कंपनी को पछाड़ दिया है। यह कहानी है 1972 की गुजरात के जामनगर जिले के एक छोटे से गांव की, जहां पोपट राम जी भाई वीरानी नाम के एक गरीब किसान रहते थे, जो अपने परिवार का पेट खेती से पाल रहे थे। इन्हीं खेतों के सहारे जैसे तैसे गुजारा हो रहा था, लेकिन एक साल ऐसा आया कि उनके एरिया में बारिश ही नहीं हुई और सारी फसलें बर्बाद हो गई। इसके बाद कभी सूखा तो कभी बिन मौसम की बरसात से पोपट राम जी भाई और उनके परिवार का जीवन मुश्किल में पड़ गया। इन्हीं समस्याओं से तंग आकर उन्होंने 20,000 रुपए में अपनी जमीन बेच दी और फिर मिले हुए पैसों को तीनों बेटों चंदू भाई, मेघजी भाई और बीकू भाई में बांट दिया, ताकि वह इन पैसों से व्यापार कर सके। पिता से पैसे मिलते ही 15 साल के चंदू भाई ने अपने दोनों भाइयों को लेकर राजकोट चले गए और वहां उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और इक्विपमेंट का व्यापार शुरू करा। क्योंकि डीलर को भी पता था कि इन्हें बिजनेस का कोई अच्छा खासा नॉलेज नहीं है, तो उसने इन्हें महंगे दामों में नकली फर्टिलाइजर बेच दिए। इस तरह चंदू भाई का अपना पहला वेंचर 2 सालों के अंदर ही खत्म हो गया और तीनों भाई सड़क पर आ गए। अब उनके पास गांव लौटने का रास्ता तो था नहीं, क्योंकि वहां पर कुछ बचा ही नहीं था, इसलिए उन्होंने राजकोट में ही छोटे मोटे काम ढूंढना शुरू कर दिए। हालांकि चंदू भाई ज़्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं, इसलिए उन्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई और इस तरह पर वित्तीय समस्याएं भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वह अपने घर का किराया भी नहीं दे पा रहे थे, जो कि सिर्फ 50 रुपये था। इसी वजह से मकान मालिक ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि कुछ समय बाद चंदू भाई को एस्टर्न नाम के सिनेमा हॉल में चौकीदारी का काम मिला, जिससे उनकी सैलरी 90 रुपये थी। चंदू भाई पार्ट टाइम के तौर पर मूवी के पोस्टर भी लगा दिया करते थे, कभी कभी कैंटीन में भी काम कर लिया करते थे। इस तरह कम पैसों में ही सही, लेकिन जैसे तैसे उनका गुजारा होने लगा। क्योंकि चंदू भाई ईमानदार व्यक्ति थे, इसलिए कुछ समय बाद ही उन्हें थिएटर में कैंटीन का ठेका भी मिल गया और इंटरवल के समय मसाला सैंडविच बनाकर लोगों को बेचने लगे, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। चंदू भाई ने थोड़ा प्रॉफिट भी कमा लिया था और जब हालात थोड़े बेहतर हुए तो 1982 में चंदू भाई ने गाँव से अपनी पूरी फैमिली को राजकोट बुला लिया। अब फैमिली के सभी मेंबर्स एक साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाने लगे। लेकिन दोस्तों, एक बड़ी समस्या यह थी कि उनका सैंडविच आसपास में तो पॉपुलर हो गया था, लेकिन सैंडविच शाम को बच जाते थे, जो उनमें अगले दिन फंगस लग जाता था और वे पूरी तरह से खराब हो जाते थे। इस डेली के नुकसान से चंदू भाई भी परेशान रहने लगे और सोच विचार करना शुरू कर दिया कि आखिर ऐसा क्या बेचा जाए जो कई दिनों तक खराब ना हो। इसी दौरान चंदू भाई को पोटैटो वेफर्स बनाने का आइडिया आया। चंदू भाई ने ये आलू के पतले चिप्स किसी वेंडर से खरीदने की डील की और अपने कैंटीन में बेचने लगे। उनका यह बिजनेस भी चल निकला, लेकिन आगे चलकर इस बिजनेस में भी उन्हें एक समस्या फेस करना पड़ी कि वेंडर समय पर कोई सप्लाई नहीं कर पा रहा था और फिर जब लोग इंटरवल में आकर चिप्स मांगते थे तो कई बार कैंटीन में वो चिप्स उपलब्ध ही नहीं रहते थे। कभी सप्लाई में देरी तो कभी टूटे फूटे पोटैटो वेफर्स की वजह से चंदू भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और फिर उन्होंने सोचा कि अब वे किसी वेंडर के भरोसे ना रहते हुए खुद ही चिप्स बनाकर बेचेंगे। उस समय चंदू भाई के पास सिर्फ 10,000 रुपये थे, तो इन्हीं पैसों की मदद से उन्होंने 1982 में अपने बरामदे में एक छोटा सा टीन शेड लगाया और कैंटीन बंद होने के बाद रात में पोटैटो वेफर्स खुद ही बनाने लगे। हालांकि उन्हें कोई अनुभव तो था नहीं, इस वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कभी कभी उनके चिप्स बहुत ज़्यादा जल जाते थे तो कभी नरम बन जाते थे। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस तरह उन्हें कुछ ही दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने परफेक्ट पोटैटो चिप्स बनाना सीख ही लिया। अब घर पर ही चिप्स बनाने की वजह से चंदू भाई क्वालिटी को भी कंट्रोल कर पा रहे थे, जिससे कि उनकी बिक्री काफ़ी तेजी से बढ़ने लगी और उनके पोटैटो वेफर्स की लोकप्रियता को देखकर थिएटर ओनर ने चंदू भाई के साथ पार्टनरशिप कर ली। जल्द ही ये 3 अलग अलग थिएटर में कैंटीन को चलाने लगे। इस तरह से अब चंदू भाई का काम निकल पड़ा और उनके पोटैटो वेफर्स की डिमांड भी बढ़ती चली गई। कुछ ही समय में उन्होंने 25 से 30 मर्चेंट को अपनी सप्लाई करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे यह पूरे राजकोट को पसंद आने लगे। लेकिन दोस्तों,
मार्केट में और भी कई लोग थे जो वेफर्स बनाकर बेच रहे थे। ऐसे में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए चंदू भाई ने 1984 में अपने पोटैटो वेफर्स को एक नाम देने की सोची और फिर नाम का आइडिया उन्हें अपने कैंटीन के बगल में मौजूद एक हनुमान मंदिर बालाजी से मिला। इस तरह से बालाजी वेफर्स के नाम के तहत उनके ये पोटैटो वेफर्स आने लगे। लेकिन अब तो बस यही शुरुआत थी, क्योंकि इतनी सारी कैंटीन और मर्चेंट से जुड़ने के बाद उनके वेफर्स की डिमांड और बढ़ने लगी थी। इस समय तो ऐसा आया कि परिवार के हर सदस्य दिन रात मेहनत करने पर भी डिमांड को पूरी नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में चंदू भाई ने सोचा कि क्यों ना वेफर्स बनाने की मशीन लगाई जाए ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सके। इसी सोच के साथ जब वे मशीन खरीदने पहुंचे तो उन्हें पता चला कि यह मशीन तो बहुत महंगी है, लेकिन इतने पैसे तो उनके पास थे ही नहीं। तो आखिर अब किया क्या जाए। काफी सोचने समझने के बाद उन्होंने मशीन की फंक्शनिंग को समझना शुरू किया और जब उन्हें समझ आ गया कि यह मशीन कैसे काम करती है तो उन्होंने करीब 5,000 रुपए से मशीन के अलग अलग जगह से पार्ट्स खरीदे और खुद ही अपने लिए पोटैटो पिलिंग और चॉपिंग मशीन बना दी। अगले कुछ सालों तक उनके इसी मशीन से काम चलता रहा और उनका व्यापार भी बढ़ता रहा। राजकोट में इस बिजनेस के बाद चंदू भाई चाहते थे कि उनके वेफर देश के बाकी एरियाज में भी पॉपुलर हो सके, लेकिन इसके लिए जरूरत थी एक बड़े लेवल के प्रोडक्शन की। इसलिए 1990 में इन्होंने बैंक से करीब 1 लाख का लोन लिया और गुजरात का सबसे बड़ा पोटैटो वेफर्स का प्लांट खोला। हालांकि उनका यह कदम काफी रिस्की था, क्योंकि उस दौर में बड़े इन्वेस्टर या कोई अमीर लोग ऐसे नए वेंचर्स में इन्वेस्ट करने से कतराते थे। ऐसे में अगर लोन लेने के बाद भी बिजनेस नहीं चला तो फिर लॉस का सारा बोझ उन्हें खुद ही उठाना पड़ता। लेकिन दोस्तों, ऐसा कभी समय आया ही नहीं, क्योंकि गुजरते वक्त के साथ उनका मार्केट शेयर और कस्टमर बढ़ते चले गए। इसके बाद आया सन 1992, जब उन्होंने अपने बिजनेस को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर कराया और साथ ही साथ अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मशीनों का भी उपयोग करना शुरू कर दिया। चंदू भाई का मानना था, भले ही मशीन महंगी होती है लेकिन वह ह्यूमन एरर को कम करने के साथ साथ क्वालिटी को भी मेंटेन करती है। इसके अलावा उन्होंने बिजनेस में अलग अलग रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांट दिया, जिससे बिजनेस ऑपरेशन को मैनेज करना आसान हो गया, क्योंकि अब हर किसी को अपना काम पता होता था। आगे चलकर अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मजबूत करने के लिए चंदू भाई ने बालाजी कंपनी लोकल से उठकर रीजनल और फिर नेशनल लेवल का ब्रांड बन गई। हालांकि उस समय मार्केट में अंकल चिप्स, सिम्बा और बिन्नी जैसे कई बड़े ब्रांड थे, जिनके सामने किसी भी नए प्लेयर को अपनी जगह बनाना मुश्किल था। लेकिन बालाजी ने अपनी मेहनत, लगन और बेहतरीन क्वालिटी के जरिए अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पॉपुलर बना दिया। जहां उनके कॉम्पिटिटर अभी भी ट्रेडिशनल तरीके से चिप्स बना रहे थे, बालाजी ने इनोवेटिव तरीके को अपनाकर मार्केट में अपने ब्रांड को मजबूती से एस्टेब्लिश किया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, उनकी बढ़ती ग्रोथ को देखते हुए एक मल्टीनेशनल कंपनी ने ऑफर दिया कि चंदू भाई अपनी कंपनी को 4,000 करोड़ रुपए में बेच दे, लेकिन चंदू भाई ने इस डील से साफ इनकार कर दिया। इसके कुछ समय बाद बालाजी पोटैटो वेफर्स के अलावा नमकीन और कई दूसरे स्नैक्स भी बनाने लगे और उनके टेस्ट को भी लोगों ने काफी सराहा, जिससे धीरे धीरे वो गुजरात से निकलकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में अपने पैर जमाने लगे। इस एक्सपेंशन के साथ ही बालाजी इस बात का भी ख्याल रख रही थी कि कंपनी जो बना रही है वह लोगों की पसंद के अनुसार है या नहीं। चंदू भाई को भी बहुत अच्छे से पता था कि गुजरात के लोगों को जो फ्लेवर पसंद है, जरूरी नहीं कि वह महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोगों को भी पसंद आए। इसलिए उन्होंने इस तरह के भी स्नैक्स बनाने शुरू किए जो लोकल टेस्ट को जस्टिफाई कर सके। यह काम प्रॉपर तरीके से हो पाए, इसलिए उन्होंने अलग अलग राज्यों में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप की, जिसमें 3 गुजरात के राजकोट, वलसाड़ और वडोदरा में है और एक मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की कैपेसिटी हर दिन 1,000 क्विंटल पोटैटो वेफर्स और 5,000 क्विंटल नमकीन बनाने की है, जो यह दिखाती है कि इन्होंने कितने बड़ा प्रोडक्शन सेटअप तैयार करके रखा है। अलग अलग जगह पर फैक्ट्री लगाने का फायदा यह हुआ कि वह लोकल मार्केट को बेहतर तरीके से सर्व कर सके, जो इनके मार्केट शेयर को बढ़ाने में काफी मददगार साबित हुआ। यही वजह है कि 2006 में बालाजी वेफर्स ने गुजरात के पोटैटो वेफर्स मार्केट का 90% हिस्सा अपने नाम कर लिया और फिर इसके बाद से उनकी ग्रोथ को कोई रोक नहीं पाया है। हालांकि तभी अचानक 2011 में कुछ ऐसा हुआ जिसने कंपनी की मुसीबतें बढ़ा दी। असल में हुआ यूं कि बालाजी के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर पेप्सी ने उनके ऊपर केस फाइल कर दिया। पेप्सी का आरोप था कि बालाजी ने उनके ले मैक्स चिप्स के डीप फ्रीज डिजाइन को अपने रंबल नाम के वेफर्स में इस्तेमाल किया है। इस बात को लेकर पेप्सी ने न तो बालाजी से कोई बातचीत की, न ही कोई वार्निंग दी है, बल्कि फौरन ही कंपनी के डिजाइन पर केस कर दिया। मतलब आप खुद ही इमेजिन करिए कि एक इंडियन ग्रोइंग कंपनी के ऊपर मल्टीनेशनल जाइंट का अटैक हुआ।
बहुत से बड़े लोगों का मानना था कि यह केस पेप्सी ने फ्रस्ट्रेशन में आके किया है, क्योंकि बालाजी की बढ़ती पॉपुलैरिटी का असर उनके स्नैक्स पर पड़ने लगा था। खैर, रीजन जो कुछ भी हो, पर चंदू भाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने पेप्सी के एलिगेशन का सामना किया और कोर्ट में आर्ग्यू किया कि पेप्सी उन्हें सिर्फ इसलिए टारगेट कर रही है क्योंकि बालाजी वेफर्स की ग्रोथ बढ़ती जा रही है। लेकिन इन सब दलीलों के बावजूद हाई कोर्ट का फैसला पेप्सी के हक में आया और कोर्ट ने बालाजी को अपने वेफर्स का डिजाइन बदलने का आदेश दे दिया। इस फैसले के बाद बहुत सारे एक्सपर्ट को यह लगने लगा कि अगर वेफर्स की पैकेजिंग का डिजाइन बदल दिया जाएगा तो यह स्टेप उनके ब्रांड के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन चंदू भाई ने कहा कि लोग बालाजी के नाम पर भरोसा करते हैं, ना कि पैकेजिंग की डिजाइन पर या कंपनी के लोगो पर। और दोस्तों, आगे चलकर हुआ भी यही। जहां एक तरफ लेस का मार्केट शेयर धीरे धीरे घटता जा रहा था, वहीं बालाजी वेफर्स की ग्रोथ हर साल 20 से 25% की स्पीड से बढ़ती जा रही थी। 2019 तक आते आते कंपनी के पास पैसे से ज्यादा प्रोडक्ट की रेंज थी और उनके प्रोडक्ट्स छोटे से छोटे गांव से लेकर बड़े से बड़े शहरों तक फैल चुके थे। और तो और उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी 1225 से ज्यादा डीलर्स तक पहुंच चुका था। द इकोनॉमिक्स टाइम ने उनकी इसी ग्रोथ और लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें सुल्तान ऑफ वेफर्स का नाम दिया। आज बालाजी वेफर्स में हजारों लोग काम करते हैं और कंपनी का बिजनेस फिलोसॉफी है कि वह हर एक मेंबर को एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, साथ ही कस्टमर को भी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, उनकी इन्हीं फिलोसॉफी से उन्हें लोगों के बीच एक वफादार और भरोसेमंद ब्रांड बना दिया है। हालांकि यहाँ तक पहुंचने के बाद चंदू भाई ने कुछ ऐसी बिजनेस स्ट्रेटजी पर भी काम किया है जिसके चलते उनके कॉम्पिटिटर कभी उन्हें हरा ना सके। जैसे कि हमने जाना है कि बालाजी व्यापार की शुरुआत तो गुजरात में हुई थी, लेकिन चंदू भाई को भी पता था अगर उन्हें नेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाना है तो फिर इंडिया की बाकी मार्केट में भी अपना प्रेजेंस बनाना होगा। इसलिए उन्होंने गुजरात से निकलकर देश के दूसरे हिस्सों में भी अपने फुटप्रिंट को बढ़ाया। इस एक्सपेंशन का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि उन्हें लोकल फ्लेवर के साथ साथ कुछ इनोवेशन करने का भी मौका मिला। लेकिन यह इनोवेशन सिर्फ फ्लेवर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि बालाजी ने हेल्दी स्नैकिंग ऑप्शन को इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि बेक्ड वेफर और रोस्टेड नमकीन, ताकि हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर का भी ध्यान रखा जा सके। हाल ही में उन्होंने हाउस मेड नूडल्स गिप्पी को भी लॉन्च करके नूडल्स मार्केट में भी एंट्री की है। इसके अलावा बालाजी वेफर्स ने इंटरनेशनल मार्केट में भी कदम रखा है, जहां यूएई, यूके और यूएसए, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में उनकी एंट्री ने उन्हें ग्लोबल पहचान दिलाने का काम किया है। दूसरी स्ट्रेटजी यह है कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इनोवेशंस, मार्केट में टिके रहने और खुद को कॉम्पिटिटर से अलग रखने के लिए प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन और इनोवेशन बहुत जरूरी है। और बालाजी वेफर्स ने भी इसे बखूबी समझा और अपने प्रोडक्ट की रेंज को डाइवर्सिफाइड किया, जिसमें इन्होंने 3 मेन प्रोडक्ट कैटेगरी बनाई। पहला वेस्टर्न स्नैक्स, जिसमें 12 प्रोडक्ट आते हैं। यह वे स्नैक्स है जो ज्यादातर यंग जनरेशन और अर्बन क्राउड को टारगेट करते हैं। दूसरा नमकीन, जो भारतीय घरों में बहुत पॉपुलर है, खासकर चाय के साथ स्नैक्स के रूप में, और इस कैटेगरी में उन्होंने 23 प्रोडक्ट लॉन्च किए। और तीसरा वेफर्स, जो इनकी क्रांतिकारी कैटेगरी है, जिसमें 12 प्रोडक्ट्स आते हैं। बालाजी वेफर्स अपने आप में यूनिक और क्रिस्पी वेफर्स के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। और कुछ इसी तरह कंपनी की तीसरी रणनीति है उपयोग की गई तकनीक। चंदू भाई शुरुआत में सब कुछ अपने हाथों से किया करते थे, चाहे वो वेफर्स को फ्राई करना हो या पैकिंग करना हो। उन्होंने जल्दी ये समझ लिया था कि मैनुअल काम करने में इफिशियंसी नहीं होती है और इससे प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ भी कम हो जाती है। इसलिए जिस समय दूसरे ब्रांड हैंडमेड चीज बना रहे थे, तब इन्होंने ऑटोमेशन का सहारा लिया। आज बालाजी वेफर्स दुनिया के टॉप फूड प्रोसेसिंग सप्लायर से मशीन इंपोर्ट करते हैं और इसका सीधा असर उनके प्रोडक्शन इफिशियंसी पर पड़ा है, जिससे इनकी कॉस्ट तो कम हुई ही हुई है और यह मार्केट में कंपटीशन को खत्म करने में भी सफल हुए हैं। दोस्तों, इसी तरह से बालाजी वेफर्स की चौथी रणनीति है कस्टमर फर्स्ट। अब बालाजी वेफर्स की पूरी कहानी का सार भी यही है। इन्होंने हमेशा ही कस्टमर को किंग माना है और उनके लिए बहुत जरूरी था कि कस्टमर को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस में प्रोवाइड करे। जब दूसरे ब्रांड कस्टमर सेटिस्फेक्शन को नजरअंदाज कर रहे थे, तब बालाजी ने इसे ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना ली। इन्होंने टेस्ट और क्वालिटी मेंटेन करने के लिए बहुत मेहनत की, ताकि उनके कस्टमर को हर बार यही स्वाद मिल सके जिसकी उन्हें उम्मीद है। बालाजी वेफर्स के डायरेक्टर श्याम बिरनी कहते हैं कि आपको हमारे क्वालिटी, क्वांटिटी और प्राइस का मैच किसी भी ब्रांड में नहीं मिलेगा। दोस्तों, यही आत्मविश्वास, डेडिकेशन है जिसने बालाजी वेफर्स को मार्केट में स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज दिलाई है। बालाजी वेफर्स की कहानी सिर्फ एक स्नैक कंपनी की ग्रोथ की कहानी नहीं, बल्कि यह उस जज्बे की कहानी है जो हर मुश्किल को अवसर में बदल देती है। इसी के साथ मैं आपका दोस्त शुभम फिर मिलूंगा किसी नई केस स्टडी के साथ।